बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एतजाज़ एहसन ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम पिटीशन दायर कर दिया है और ये पिटीशन है पाकिस्तान में फौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़, क्योंकि उस पिटीशन के अंदर एतजाज़ एहसन ने तमाम जो मुतालिका मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं, जिनमें वज़ीर आज़म से लेकर ख्वाजा आसिफ तक, राना सनाउल्लाह तक, सेक्रेटरी इंटीरियर, लाइन जस्टिस, सेक्रेटरी डिफेंस और इमरान खान को भी उन्होंने फरीक बनाया है। और उस पिटीशन के अंदर उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों का क़याम पाकिस्तानी आइन के ख़िलाफ़ है और किसी भी सिविलियन को आप फौजी अदालत में ट्रायल नहीं कर सकते। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पिटीशन है, चूँकि आप लोगों को याद होगा कि 3-4 दिन पहले, बल्कि मेरे ख्याल में 7-8 दिन पहले, एक इसी तरह का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुआ था और जिस वकील ने उसको दायर किया था उनको फिर उठाया गया और उसको गायब कर दिया गया था। चूँकि ये जो मौजूदा पिटीशन है एतजाज़ एहसन के, इसमें उनको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो लतीफ़ कोसा और सलमान अकरम राजा साहब उनको रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों बड़े पाए के वकील है, बड़े नामवर वकील है। और ये जो पिटीशन है, ऐसा लग रहा है कि जो एक प्लान बनाया गया था मेरे ख्याल में वो भी नाकामी से दो चार होने वाला है, क्योंकि बेसिकली फौजी अदालतों का क़याम बज़ाहिर इमरान खान के लिए था। और जिन लोगों ने पीडीएम की हुकूमत को ये मशवरा दिया था कि आप फौजी अदालतों को कायम करें, फौजी अदालतें 2014 में जब उसको रिस्टोर किया गया था वो भी एक आईनी तरमीम के तहत 2 साल के लिए उसको रिस्टोर किया गया था और उसके बाद फिर एक और आईनी तरमीम के नीचे उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। अभी ये जो मौजूदा अदालतें कायम किए गए हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल किस्म का कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की गई और उस करारदाद के नीचे इसको कायम किया गया। तो जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे उसी वक्त तक आप फौजी अदालतों को कायम नहीं कर सकते। पीडीएम के जो कानूनी मुशीर हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने आइन को पढ़ा है, कानून को पढ़ा है, या वैसे ही सामने आकर इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो फौजी अदालतें कायम किए गए थे इसको खिलाफी आइन करार दिया जाएगा और ये ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट किस्म का आज डेवलपमेंट था और उसमें एतजाज़ एहसन ने बड़े अहम नुकात उठाए हैं। देखिए, एतजाज़ एहसन का नुक्ता ये है कि इसमें अगर आप एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब आप आईजी पंजाब, आईजी बलूचिस्तान, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी सिंध उन पर हाथ डालेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 9 मई के जो वाक़यात हुई थी, क्या तहरीके इंसाफ के कारकुनों को ट्रैप किया गया था, उसके पीछे कौन थे, ये जो एक साजिश बकौले उनके अगर हुआ था तो उसके पीछे कौन थे, और ये तब आपको पता चलेगा जब आप इन आईजीज़ पे हाथ डालेंगे। उन्होंने ये भी एक सवाल उठाया है कि आप जो लोग इन फौजी इंस्टॉलेशन तक गए थे, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत काम हुआ है और पूरी कौम उसकी मज़म्मत कर रही है क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम की असासे थे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि पुलिस किधर गायब हुए थे, रेंजर्स किधर गायब थे, जो फौज के मुतालिका जगहों की सिक्योरिटी के लोग थे वो किधर गायब हुए थे। ये बड़े एक बुनियादी किस्म के सवालात एतजाज़ एहसन ने उठाए हैं और मेरे ख्याल में अभी अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर हुक्म दे कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाए और उसके इन्वेस्टिगेशन करे, तो मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगा। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का डेवलपमेंट हुआ है कल कि शरीफ प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के कोई सदर बन गया, कोई चीफ ऑर्गेनाइजर बन गया, कोई सीनियर नायब सदर बन गया। और अजीब बात ये थी कि वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे, लेकिन किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो आकर मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में हिस्सा लें। आप अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान क्यों 75 साल से तबाह हुआ और पाकिस्तान पे ये जो ख़ानदानी जमातें मुसल्लत हुई,
جو مسلم لیگ نون کی شکل میں ہے، پیپلز پارٹی کی شکل میں ہے، جے یو آئی کے شکل میں ہے، اے این پی کے شکل میں ہے، قاپ لیگ کے شکل میں ہے، یہ جو لوگ پاکستان کی تباہی کے سبب بن گئے، وہ کل یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی کہ وہاں پہ ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ وہ شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لیتا، ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو مریم نواز کے خلاف سامنے آ کر ان کے خلاف الیکشن میں حصہ لیتا۔ یہ جو خاندانی جماعتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو چکا ہے اور تباہ ہو رہا ہے، یہ میرے خیال میں ان جماعتوں کے اندر جو کل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس کے ذمہ دار تھے، کیونکہ اگر ان جماعتوں کے اندر جمہوریت ہوتی تو کیا کل شہباز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتے، مریم نواز چیف آرگنائزر منتخب ہوتی اور سینئر نائب صدر وہ منتخب ہوتی؟ مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل جماعتوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ بھی سارے مفاد پرست ہیں، اور ان کی مفاد پرستی کی وجہ سے نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ اور پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو یہ عہدہ میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم پاکستانی کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر کوئی بھی بندہ آصف زرداری اور بلاول کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، اے این پی کے اندر اسفندیار ولی خان اور ایمل ولی خان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جے یو آئی کے اندر فضل الرحمان اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائیوں کے خلاف کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان کس طرح آگے بڑھے گا جب ان جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے؟ تو یہ لوگ پاکستان کے اندر جمہوریت کو کس طرح مضبوط کریں گے؟ یہ بڑا ایک سمپل سا سوال ہے کہ جب ان جماعتوں کے اندر خود جمہوریت موجود نہیں ہے تو یہ لوگ پاکستان کے اندر جمہوریت کو کس طرح مضبوط کریں گے؟ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ایک بار پھر این آر او مانگ رہا ہے، اور ان کا این آر او یہ ہے کہ ان کو جو نااہل کیا گیا ہے ان کو دوبارہ اہل کر دیا جائے، اور ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کیسز کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ پاکستان آئیں گے اور وہ اپنی پارٹی کو الیکشن میں جانے کی اجازت دیں گے۔ ہم نے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ لوگ بلیک میلر ہے، یہ آپ لوگوں کو اس حد تک بلیک میل کریں گے کہ پھر آپ لوگ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکیں گے۔ اگر یہ بات ہوئی ہے، اسد اللہ خان نے بھی اس حوالے سے بات کی، اگر یہ بات ہوئی ہے اور ابھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو میرے خیال میں ابھی ان کے ساتھ جو کچھ اگر یہی ہو رہا ہے تو ہم پہلے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم پہ جو بلائنڈلی آپ اعتماد کر رہے ہیں، جب بھی ان لوگوں کو موقع ملے گا یہ اسٹیبلشمنٹ کو گریبان سے پکڑیں گے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ حشر بنائیں گے کہ جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ سارا کچھ کر دیا۔ تحریک انصاف واحد جماعت تھی جو پاکستان کے اندر پاکستانی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہ رہی تھی، جو پاکستان کے اندر فوج کو اسی وجہ سے مضبوط دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جو باقی اسلامی دنیا کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ مغرب نے کیا اور ہمارے ساتھ نہیں ہوا، تو وہ ہمارے فوج کے ساتھ وہ لوگ ہمارے ساتھ نہ کر سکے۔ ورنہ یہاں پہ افغانستان میں آئے تھے، 20 سال سے بیٹھے تھے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کو سبق سکھائے، اور پاکستان کا حشر بھی لیبیا، شام اور یمن وغیرہ اسی طرح کر دے۔ لیکن ہمارے مضبوط فوج کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ وہ ساری چیزیں نہ کر سکے۔ لیکن آپ لوگوں نے ان لوگوں پہ ہاتھ رکھا، ان کو سامنے لے کر آیا۔ جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ زرداری نے ایک پریس کانفرنس جو کی تھی کہ آپ تو صرف 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وہی کریں گے، اور نواز شریف جو لندن سے سپیچز کر رہے تھے اور کس طریقے سے آپ کے جرنیلوں کو مخاطب کرتے تھے، مریم نواز یہاں پہ لوگوں کو بلاتے تھے اور اپنے ان ایونٹس کے اندر پاکستانی فوج کے خلاف نعرہ بازی ان لوگوں سے کرواتے تھے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیوں یہ غلطی کی اور تحریک انصاف کے ساتھ یہ حشر کر دیا، ورنہ یہی تحریک انصاف تھا کہ آپ لوگوں کو ان غیر جمہوری جماعتوں سے بچاتے۔ میں اسی وجہ سے غیر جمہوری جماعتیں ان کو کہتا ہوں کہ کل آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اگر یہ جمہوری جماعتیں ہوتی تو یہ بلا مقابلہ یہ وہاں پہ لوگ
लोगों का इसी तरह इंतखाब होता है, ये मखसूस फैमिलीज़ का। अब भी इस्टेब्लिशमेंट के पास टाइम है, अब भी आप लोगों के पास टाइम है। इमरान खान को मज़ीद दीवार से मत लगाए। जो कुछ इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म कर दें, क्योंकि जो आप लोगों को अगर पैगाम दिया गया है, और ये जो सीनेट में फिर उसके लिए एक बिल भी पास किया गया है कि नाअहली सिर्फ 5 साल के लिए होगी, क्योंकि नवाज शरीफ 2017 में नाअहल हुआ था, तो 18, 19, 20, 21, 22 ख़त्म हो गई उनकी नाअहली। और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान वाला है जहांगीर तरीन, उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से ये तरमीम की गई। तो अब भी इस्टेब्लिशमेंट के पास टाइम है कि आप इमरान खान को मज़ीद दीवार से मत लगाए। ये वही बंदा है जो पाकिस्तानी फ़ौज को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को मज़ीद मजबूत करेगा। और ये लोगों को जब भी मौका मिलेगा तो ये लोग आपके साथ वही हशर करेगा जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से मेरा तो यही मशवरा है कि अगर नवाज शरीफ ने आप लोगों को ये धमकी दी है और ये पैगाम दिया है, तो अब भी आप लोगों के पास टाइम है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम इस वक्त चल रहे हैं उसको फौरी तौर पर रोके। इमरान खान को एक साफ और शफाफ इलेक्शन होने दे, क्योंकि जब आप साफ और शफाफ इलेक्शन करेंगे, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे, क्योंकि कौम उनके पीछे खड़ी है। और ये जो कुछ भी उनके साथ किया जा रहा है, उनकी हमदर्दी मज़ीद बढ़ रही है लोगों के अंदर। इसी वजह से आप किसी को फेवर मत दे, एक साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, जिसमें इलेक्शन कमीशन वो हशर न करे जो कराची के अंदर हुआ। जो आज बिलावल ने कहा कि हमने कराची में जीत लिया, अब ये नेक्स्ट पूरे मुल्क के अंदर जीतेंगे, तो बिलावल ने जिस तरीके से कराची के अंदर जीता वो पूरी कौम ने देख लिया। तो उसी तरह का इलेक्शन खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर मत करे जो कराची मेयर का इलेक्शन हुआ। इसी वजह साफ और शफाफ इलेक्शन होने दे। और ये जो आपने जिन लोगों के ऊपर हाथ रखा है, बिलावल या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये जो मरियम नवाज वगैरह है, फजल रहमान वगैरह है, ये चीज़ें छोड़ दे, साफ और शफाफ इलेक्शन होने दें और इमरान खान को आने दे, ताकि पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल जाए। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन लोगों को एक पाया भी नहीं देंगे। अगर वो पैसा देंगे तो सिर्फ इमरान खान को देंगे, क्योंकि उन पर एतमाद करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान को इस मुश्किल से बचाने का वाहिद हल ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को अगर आने दिया गया तो वो इनको पैसा देंगे, हमें IMF के सामने जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। वो लोग कम अज़ कम इमरान खान को $8-10 बिलियन देंगे, पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल जाएगा और हम आगे चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।